वेलकम एवरीवन। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभी ITI क्लासेस में स्वागत करता हूं। इसके पहले मैं एक वीडियो ला चुका हूं जिसमें हमने सिखाया था आपको डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रीमर पैमाने पे संबंध किस तरीके से उनका संबंध निकालते हैं, ये मैं आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके थ्योरी से लिए गए हैं। चाहे फिटर हो चाहे इलेक्ट्रिशियन, दोनों के लिए जो प्रथम चैप्टर और द्वितीय चैप्टर है प्रथम वर्ष के लिए, वो दोनों में सेम है। जैसे कि आप देख लीजिए, पहला जो चैप्टर होता है आपका परिचय यानी कि ट्रेड इंट्रोडक्शन, चाहे इलेक्ट्रिशियन के लिए हो, चाहे फिटर के लिए हो, चाहे किसी अदर ट्रेड के लिए हो। फिर जो आपका दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट आता है, दूसरा चैप्टर क्या है? व्यावसायिक सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा। तो उसी से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है आपके लिए, जिसको आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देखिए जो पहला लिखा हुआ है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यही आपका क्या है? ITI का फुल फॉर्म है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 14 वर्ष। देखिए प्रवेश का मतलब क्या होता है कि जैसे जब भी आप हाई स्कूल पास करते हैं, हाई स्कूल पास करने के बाद ITI में प्रवेश लेने जाते हैं, तो उसके लिए आपकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? वो आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा जो आपका तीसरा ऑप्शन में दे रखा है 18 वर्ष। 18 वर्ष किसके लिए है? कि आप जब किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम आपकी आयु है तो अनुच्छेद 24 के तहत कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, अगर आप कोई भी कंपनी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में लेता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रशिक्षणार्थी को 1 वर्ष की अवधि में कितने आकस्मिक अवकाश प्रदान किए जा सकते हैं? तो आकस्मिक अवकाश का मतलब होता है इमरजेंसी लीव। इमरजेंसी लीव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके किसी रिश्तेदार की डेथ हो जाना, या घर में किसी की मृत्यु हो जाना, किसी का दुर्घटना हो जाना, या किसी कारणवश आग लग जाना, तो इस प्रकार की कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है तो उसके लिए अगर आपको छुट्टी चाहिए, कंपनी में काम करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि महीने में 1 CL मिलता है, तो साल में कितने मिलते हैं? 12। हालांकि छुट्टियां आपको 3 प्रकार की मिलती हैं, एक तो मेडिकल लीव मिलता है, दूसरा कैजुअल लीव मिलता है, तीसरा आपको इमरजेंसी लीव मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य स्तर पर कौन सी परीक्षा आयोजित कराई जाती है? तो आप सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं ITI के, उनको पता होगा कि ITI 2 फार्मों में होती है। एक तो होता है NCVT बोर्ड के द्वारा, दूसरा होता है SCVT के द्वारा। तो जैसे कि दे रखा है यहाँ पे NCVT। NCVT का मतलब क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। और SCVT का मतलब क्या होता है? स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो प्रश्न में हमारा पूछा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य स्तर पर कौन सी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? SCVT। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारी लोड को तल से उठाते एवं रखते समय हाथ की उंगलियों को चोट से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है रोलर लगाते हैं, ऑप्शन बी स्टैंड पर रखते हैं, ऑप्शन सी लकड़ी के गुटके लगाते हैं, ऑप्शन डी है ग्रीस लगा देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जब भी हम किसी भारी चीज़ को उठाते हैं तो डायरेक्ट हाथों से नहीं उठा सकते। हाथों से उठाने पे क्या समस्या आएगी? अगर आप हाथों से उठा रहे हैं, इन केस आपकी उंगली भी दब सकती है, या फिर अगर आपके हाथ से छूट गया तो आपके पैर खराब हो सकते हैं। इसीलिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सेफ्टी शूज़ का। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा वेट है या भारी वेट है तो उसको उठाने के लिए लकड़ी के गुटके का प्रयोग करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, कार्यशाला में कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं। कार्यशाला मतलब होता है वर्कशॉप। जब भी आप किसी कंपनी के वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपको किस तरीके से कपड़ा पहनना चाहिए, किस तरीके का कपड़ा पहनना चाहिए,
उसके लिए देखिए ऑप्शन ए है ढीले कपड़ों का, ऑप्शन बी है टाई मफलर चप्पल का, ऑप्शन सी है हाथ में घड़ी व अंगूठी का, ऑप्शन डी है डांगरी जूते व चश्मे का। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ढीले कपड़े पहनेंगे तो ढीले कपड़े पहन के अगर आप किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, सपोज़ दैट आप किसी मशीन पे काम कर रहे हैं और आपका कपड़ा जो है बहुत ढीला है, तो क्या होता है कि आप मशीन में पार्ट डालते हैं, पार्टों को निकालते हैं, तो इन केस कंडीशन ऐसी आती है कि हो सकता है आपका ध्यान ना हो, कपड़ा लूज होने की वजह से मशीन में फंस जाए। तो कपड़ा अगर मशीन में फंस गया तो उससे क्या होगा, आपका दुर्घटना हो सकता है, और दुर्घटना से क्या होता है, हमेशा जान और माल की नुकसान होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डांगरी जूते व चश्मे। डांगरी देखिए आपके समझ में आ रहा होगा कि डांगरी क्या है। डांगरी एक होता है एप्रन, जिसको बोलते हैं एप्रन साइज जो होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि एलएनटी के प्रोजेक्ट पे कुछ लोग काम करते हैं, एक कपड़ा पहनते हैं जो लाल लाल पट्टा टाइप का लगा होता है, या फिर आप होटलों में देखते होंगे जो पीछे गर्दन पे कपड़ा बांध के वेल्डर वगैरह के पास देखते होंगे, उसको बोलते हैं डांगरी। जूते आपको पता ही है, चश्मा आपको पता ही है। तो हमारा कार्यशाला में कार्य करने के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डांगरी व जूते, डांगरी जूते व चश्मे का। अगला प्रश्न है, चीजल का हेड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। चीजल का मतलब होता है छैनी, तो छैनी का हेड प्लेन होना चाहिए, क्योंकि प्लेन रहेगा तो जब भी हम उस पर हथौड़ी से मारेंगे तो हथौड़ी हमारा क्या स्लिप नहीं करेगा। गोल होगा तब भी स्लिप नहीं करेगा। मशरूम देखिए, मशरूम का मतलब क्या होता है, मशरूम आप लोग देखे होंगे, मशरूम कुछ इस टाइप का होता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, मशरूम का हेड कुछ इस टाइप का होता है। कहने का मतलब यह है कि जब छैनी पे लगातार क्या होता है, जब छैनी पे लगातार हथौड़ी से प्रहार करते हैं तो उसका हेड कैसा हो जाता है, मशरूम के हेड जैसा हो जाता है। तो मशरूम के हेड जैसा जब हेड हो जाता है छैनी का, चीजल का, तो उस पर जब हम हथौड़ी से मारते हैं तो हथौड़ी के छलकने का डर होता है, जिससे क्या होता है, दुर्घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए चीजल का हेड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, मशरूम हेड का नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, मशरूम हेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है। फर्स्ट एड क्या होता है, जैसे आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान अचानक से आपको चोट लग जाए या कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए, तो तुरंत तो हर जगह डॉक्टर अवेलेबल होता नहीं है, तो वहाँ पे तुरंत जो सबसे पहले आपका उपचार किया जाता है उसी को बोला जाता है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है, यानी कि घाव भरने के लिए कौन सी दवा प्रयोग की जाती है। क्रोसिन नॉर्मली आपका बुखार वगैरह में लिया जाता है। बोरोलिन जब कहीं पर जल वगैरह जाता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जल गए या किसी चीज़ से ज़्यादा तगड़ा घाव लग गया है या चमड़ी में जलन हो रहा है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बोरोलिन का। पेनिसिलिन क्या है आपका, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसको आँखों में डाला जाता है। तो घाव भरने के लिए कौन सी दवा प्रयोग में लाई जाती है, बीटाडीन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीटाडीन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण है, यानी कि किस कारण से दुर्घटना होती है। पहला ऑप्शन है सुरक्षित मशीन पर कार्य करना। अगर आप किसी सुरक्षित मशीन पर कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है दुर्घटना नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है कार्य करते समय डांगरी का प्रयोग करना। डांगरी क्या है, डांगरी एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, तो अगर आप डांगरी का यूज़ करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना लगभग न के बराबर होती है। तीसरा जो ऑप्शन है कार्य करने में जल्दीबाजी करना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य करने में जल्दीबाजी करना। आपने सुना भी होगा कि जल्दीबाजी का काम होता है शैतान का। तो कार्य करने में जल्दीबाजी करना यानी कि दुर्घटना को आमंत्रित करने के बराबर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य करने में जल्दीबाजी करना। प्रश्न संख्या 9 देखिए, 5S संकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब तो पहली बात तो यही आ गई कि 5S है क्या। 5S क्या है, एक देखिए लिखा हुआ है कि संकल्पना। 5S क्या है, संकल्पना लिखा हुआ है। संकल्पना का मतलब होता है कि एक कॉन्सेप्ट है, एक मैसेज है। तो 5S क्या है, एक जापानी मैसेज है जिसमें 5 तरीके के SMS दिए जाते हैं, जिसका नाम इस प्रकार होता है सियरी, सीटान, सीसु, सिकेत्सु, शित्सुके। ये 5 SMS हैं
जो जापानियों के द्वारा दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं 5S संकल्पना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। देखिए, पहला ऑप्शन है अपव्यय को कम करना, दूसरा ऑप्शन है अपव्यय एवं समय की बचत करना, तीसरा ऑप्शन है अपव्यय एवं खर्चे की बचत करना, चौथा ऑप्शन आपका है अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। प्रश्न संख्या 10, 5S संकल्पना का उद्गम कहाँ से हुआ? अभी इसके ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया है कि 5S क्या है, एक जापानी संकल्पना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री है टिंचर, आयोडीन भी है, बर्नाल भी है, डिटॉल भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? एक मशीन के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो पहले क्या किया जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये NCVT 2016 में पूछा गया प्रश्न है। एक मशीन के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो पहले क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ऑप्शन ए है चिल्लाना प्रारंभ कर दीजिए, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक पैनल चलाइए, ऑप्शन सी है सीनियर को बुलाइए, सामने दिया लाल बटन दबाइए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामने दिया लाल बटन दबाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि लाल बटन कहाँ दिया रहता है, कैसे दिया रहता है, क्यों दिया रहता है। चलिए इसके बारे में एक संक्षेप से आपको विवरण देते हैं। संक्षेप में एक विवरण देते हैं। कोई भी मशीन होती है आपकी, वो मशीन हमेशा 3 मोड में चलती है। एक तो होता है मशीन जो आपकी मैनुअल मोड में चलती है, दूसरा आपका होता है मशीन जो आपकी सेमी मोड में चलती है, तीसरा जो आपका मोड होता है फुल्ली ऑटोमेटिक मोड। मैनुअल मोड में क्या होता है, सारी चीज़ें मैनुअल फीड की जाती हैं मशीनों में। सेमी में क्या होता है कि आधा मैनुअल प्रोसेस होता है, आधा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी प्रोसेस। तीसरा होता है फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो 3 प्रोसेस में मशीनें चलती हैं। अगर मशीनें चल रही हैं, किसी कारणवश कोई भी समस्या आ जाती है तो वहाँ पे एक लाल बटन दिया रहता है, जिसको बोलते हैं ऑप्शनल स्टॉप। तो अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है, अचानक से कोई समस्या आ गई, जैसे मान लीजिए आपका हाथ फंस गया या कोई पार्ट फंस गया या डाई टूट गई या ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो आपके समझ में नहीं आता कि क्या कंट्रोल करें, तो उसके लिए एक रेड कलर का बटन होता है, जिसको आप दाबेंगे तो मशीन जहाँ की जैसी है, जिस पोजीशन पे है मशीन, उसी पोजीशन पे क्या होती है, जिस भी पोजीशन पे मशीन है उस पोजीशन पे आपकी तुरंत की तुरंत स्टॉप हो जाती है। ये सुरक्षा उपकरण आवश्यक होता है जब मालिकों को चोट लग जाती है, कर्मचारी को चोट लग जाती है, एक कर्मचारी इसके लिए पूछता है। आपका अगला ऑप्शन है इंजीनियरिंग कार्य पद्धति प्रशासनिक नियंत्रण खतरों से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि आपके लिए जो पर्सनल यानी कि निजी सुरक्षा उपकरण क्यों आवश्यक है, कब आवश्यक है? जब कोई इंजीनियरिंग कार्य पद्धति प्रशासनिक नियंत्रक यानी कि जो आपका ओनर है वो आपको निजी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं देता है, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी आप काम करने जाएंगे तो आपको निजी सुरक्षा उपकरण स्वयं लेके जाना होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंजीनियरिंग कार्य पद्धति प्रशासनिक नियंत्रक खतरों से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। हमारा अगला प्रश्न है आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो अभी जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका मालिक। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2016 NCVT परीक्षा में आपका पूछा गया है। CTC का पूर्ण शब्द क्या है? CTC प्रयोग होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब होता है अग्निशामक यंत्रों में जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं, उनको हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो CTC का उसमें प्रयोग होता है। देखिए, आग जो आपकी है 3-4 श्रेणियों में आती हैं, जैसे A ग्रेड की, B ग्रेड की, C ग्रेड की, D ग्रेड की। तो उसमें विद्युत से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CTC। तो CTC का पूरा फॉर्म क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है जिसमें कार्बन के 4 मॉलिक्यूल हों। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कार्बन का अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसको मोनो पढ़ते हैं, 2 मॉलिक्यूल है तो डाई पढ़ते हैं, 3 मॉलिक्यूल है तो ट्राई पढ़ते हैं, 4 मॉलिक्यूल है तो टेट्रा पढ़ते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स है अगर है तो उसको हम पेंटा पढ़ते हैं। इस प्रकार CTC का पूर्ण शब्द क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला प्रश्न है जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है?
कहने का मतलब कि करंट जब व्यक्ति को लगता है तो करंट क्या करता है, व्यक्ति को पकड़ के रखता है। लेकिन जब करंट निचले स्तर पे होता है तो व्यक्ति क्या करता है, अपना संतुलन खो देता है और करंट उसको छोड़ देता है, तो व्यक्ति क्या होता है, गिर जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा। क्या 18, रासायनिक खतरा कौन सा है। देखिए खतरा आपके कई प्रकार के होते हैं। एक तो रासायनिक खतरा हो गया, जैविक खतरा हो गया, प्राकृतिक खतरा हो गया। रासायनिक खतरा मतलब जैसे कि जहाँ पे आप काम करते हैं या रहते हैं या स्टडी करते हैं ट्रेनिंग संस्थानों में या कंपनी में, वर्कशॉप में, कहीं पे भी अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा है, रासायनिक पदार्थ रखा हुआ है, उसके माध्यम से कोई दुर्घटना होती है तो उसको रासायनिक खतरा बोला जाता है। उसको रासायनिक, अगर उस पद कोई मान लीजिए कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा है तो किस में आता है, वो रासायनिक डेंजर में आता है। जैविक खतरा जो कि आजकल बहुत फेमस है, जैसे कि आपका चल रहा है कोविड-19, एक कोरोना वायरस चल रहा है, वो आपके जैविक खतरे में आता है। संख्या 18 क्या है, रासायनिक खतरा कौन सा है, सौर विकिरण, कंपन, विस्फोटक। तो क्या हो जाएगा, विस्फोटक। जैविक खतरा कौन सा है, जैविक खतरा है वायरस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, 5S सिस्टम का लाभ है। 5S जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था क्या है, एक जापानी संकल्पना है जिसके द्वारा 5 मैसेज दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्वच्छता को बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है उत्पादकता को बढ़ाना। यानी कि इसका काम क्या है, 5S एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है कि कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उत्पादकता को बढ़ाना। देखिए जिस प्रकार से आपका 5S सिस्टम है, 5S सिस्टम एक जापानी संकल्पना है, उसी प्रकार से आजकल देखते होंगे आप लोग कि प्लास्टिक का यूज बहुतायत होता है। लगभग सभी चीज़ों में प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। तो प्लास्टिक के प्रयोग के लिए भी एक मैसेज दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं 3R। 3R का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट दिया गया है 3R। 3R का क्या मतलब है, 3R का क्या मतलब है, पहले का मतलब क्या होता है कि रिड्यूस, यानी कि प्लास्टिक के यूज़ को कम से कम करना। दूसरा जो आपका मैसेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीयूज, यानी कि प्लास्टिक को बार बार यूज करिए। और बार बार यूज करने के बाद तीसरा जो मैसेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसाइकिल, यानी कि उसको फिर से रिसाइकिल कर दिया जाए। तो ये 3 मैसेज जो प्लास्टिक कंपनियों में अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसका पहला क्या है, रिड्यूस, रीयूज, तीसरा आपका है रिसाइकिल।